तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले बच्चों कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी चैप्टर नंबर 9 मैथ्स 2 के। क्योंकि एग्जाम चल रहा है और आप लोग का डिमांड रहेगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे सारे चैप्टर्स के, दे दो सर जी। तो यहाँ पर आप लोग के लिए वो वाला वीडियो आ गए हैं। यहाँ पर आज हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर एक एक्सरसाइज में से, वो सारी चीजें देखेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट और कवर करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को जानेंगे इस वीडियो में और उसे समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशद स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। यहां पर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स के साथ। इसके अलावा अगर कोई भी चैप्टर अगर आपको चाहिए होगा, स्पेसिफिकली किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करना ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा चैप्टर आप लोग के लिए ज्यादा मायने रख रहे हैं इस वक्त। तो दोस्तों स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो एक चीज और बताना चाहता हूं, इसके अलावा अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में डाउट होता है जिससे आप लोग क्लियर करवाना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडीज पे यहां पे जाकर सिंपली मैसेजेस कर सकते हैं और वहां पे आपके डाउट क्लियर करने की मैं जरूर से जरूर कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आफ्टर अवेलिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% each, Madhavi paid ₹64 for a book. If she have got only one discount of ₹20%, how much additional amount would she have paid? अब इसका एग्जांपल सही तरीके से दूं तो अगर आप लोग कभी कपड़े खरीदने जाते हो तो दुकानदार बड़ा शाना होता है। वो आप लोग क्या करता है, पहले 10% का डिस्काउंट देता है, उसके ऊपर 5% का भी डिस्काउंट दे देता है। तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है कि पहले आप लोग को 20% का डिस्काउंट मिला, फिर से आप लोग को 20% का डिस्काउंट मिला और जो डबल डिस्काउंट मिलने के बाद जो आपने अमाउंट पे किया वो 64 रुपीज पे किया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या बोला हो गया कि अगर उसको एक ही डिस्काउंट मिला होता, मान लो कि अगर 100 रुपए में डबल डिस्काउंट मिला है तो कुछ अमाउंट पे कर दिया, अगर एक ही डिस्काउंट मिला होता तो उसने अभी के टाइम पे मतलब सेकंड टाइम में कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल अमाउंट जो था ना हमारे बुक का उसे एक्स मान लेते हैं। लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक बी एक्स, वो एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओरिजिनल प्राइस को अपन ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया हुआ। तो उसी के साथ अपन नेक्स्ट जो चीज लिखेंगे वो समझना है हम लोग। तो मतलब देखो, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट एग्जाम्पल देता हूं अगर आप लोग को समझ में ना आया हो। आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट मतलब अगर 100 रुपए का सामान है, 20% का डिस्काउंट दिया गया होगा तो वो कितने में मिलेगा हम लोग को? सिंपल सी बात है 80%, यानी कितने में मिलेगा दोस्तों? 80 रुपए में मिलेगा। सेम तरीके से यहां पर अभी हम लोग को ओरिजिनल अमाउंट पता है x। ठीक है, अभी हम लोग कितना पे करना है बच्चों? हमें पे करना ओनली 80% पे करना है, यानी कि 1 - 20/100 पे करना है। तो 1 - 20/100 पे करेंगे तो ये होगा हमारा अमाउंट पेएबल, अमाउंट जो अपन पे करने वाले, अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल करता हूं, ये हो जाएगा 1/5 और दोस्तों इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है, आप लोगों को मिलेगा 80% मिलता है 0.8 और 0.8 को आप लोग 4/5 भी लिख सकते हैं। चलो चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 - 1/5 यानी कि आंसर आएगा 4x/5 हो जाएगा। तो ये अमाउंट हम लोग को पे करना आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट अपने को इतना अमाउंट पे करना है। अब देखो ये पहला चीज हो गया। अब दूसरी चीज, आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, अब डबल डिस्काउंट मिल रहा है तो आफ्टर सेकंड डिस्काउंट अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड कितना हो जाएगा? सेम तरीके से अब हमारे पास नया अमाउंट है क्या? 4x/5। पहले हमारे पास अमाउंट था 100 रुपए, अब हमारे पास अमाउंट है 80 रुपए। इस तरीके से समझ सकते हैं। अब 80 का 20% हमें मिलेगा तो उसी तरीके से 4x/5 का 20% हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 4x/5 और कितना परसेंट अपन को डिस्काउंट मिल रहा है उतना अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, यानी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। 20% मतलब 20/100। अगेन कैंसिल करोगे, यहां पर मिलेगा दोस्तों क्या मिल जाएगा? फिर से सिंप्लीफाई करोगे 4/5 मिलेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16x/25 मिल जाएगा। बट यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब सेकंड डिस्काउंट मिला आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% ईच, माधवी ने जो पैसा पे किया वो 64 रुपीज पे किया हुआ है। तो ये जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 64 होगा। बात समझने वाली चीज है। अब कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16 4 जा, तो 4 × 25 = x, यानी जो बुक जो था ना वो 100 रुपीज का था, 100 रुपीज की बुक थी। समझ में आ गया? अब ओरिजिनल अमाउंट मिल गया, मतलब अब उसको देखना हम लोग ने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, पहला अमाउंट, अमाउंट पेड आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितना है दोस्तों? वो अपने को निकालना पड़ेगा। कितना है? 4x/5, 4/5
फाइव इंटू एक्स, एक्स यानी कितना हो जाएगा 100। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली 80 होगा, कैंसिल करो और मल्टीप्लाई करो 4 से तो 80 ही मिलेगा। अब देखो समझने वाली बात है, सेकंड टाइम जब डिस्काउंट मिला तो 64 रुपीज पे करी, अगर एक ही बार मिला होता तो 80 रुपीज पे करती है। मतलब अगर सिर्फ उसको डिस्काउंट सिंगल मिला होता तो ज्यादा पैसे पे कर रही है। अब कितने ज्यादा पैसे पे करी कैसे पता लगाया जाएगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है 80 में से 64 को सबट्रैक्ट कर दो, मतलब डबल डिस्काउंट वाला अमाउंट अपने को पहले डिस्काउंट वाले में सबट्रैक्ट कर देना। तो अगर उसको डबल डिस्काउंट मिला होता तो 16 रुपए वो बचा लेती, लेकिन समझ लो उसको एक ही डिस्काउंट मिला है तो उसको 16 रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़ते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ के सॉल्व कर सकते हैं। ये था बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन जिसे आप लोग ने यहां पर अभी समझा हुआ है। देखो फिर से समझ लो, जो अमाउंट नहीं पता उसे एक्स मान लेना है, एक बार डिस्काउंट मिलेगा वो अमाउंट निकालना 4x/5, और सेकंड टाइम डिस्काउंट मिलेगा वो निकाल लेना, वो कितना मिल जाएगा 16x/25, बट दैट अमाउंट इज इक्वल टू 64। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 100, यानी कि ओरिजिनल प्राइस हमें बुक की मिल गई 100 रुपीज। अब बराबर है, अगर पहली बार डिस्काउंट मिला होता तो वो कितना पे करती 4x/5, दैट इज इक्वल टू 80 रुपीज, लेकिन डबल डिस्काउंट वाला कितना है 64, तो एक्स्ट्रा अमाउंट वो कितना पे कर रही है, अगर एक ही बार डिस्काउंट मिला होता तो 16 रुपए। सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें समझ में आ जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसे भी फटाफट से देख लेते हैं। बाय सेलिंग अ बुक एट ₹405, कितने रुपए में बेचने पर, 405 रुपीज में बेचने पर सेलर को जो लॉस हो रहा है 25% का हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस हमें दे दी गई है 405 रुपीज की, हम लोग को लॉस परसेंटेज दे दिया गया, कितना दे दिया गया 25%, और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। अगर आप लोग को सिंपल सी बात बताओ तो यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एक लॉस परसेंट का, एक प्रॉफिट परसेंटेज का। सिंस यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लॉस परसेंटेज की, तो उस फॉर्मूले को हम लोग याद कर लेंगे बच्चों। तो लॉस परसेंटेज होता क्या है, वो क्या होता है, लॉस अपॉन में, हमेशा लॉस जो अपन कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट हम लोग हमेशा जो कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना होता है। तो नीचे लिखना है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सपोज प्रॉफिट परसेंटेज होता तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। अब लॉस परसेंटेज जो है वो 25 है, लॉस अमाउंट हमारे पास नहीं है और कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये 100 को मैं नीचे ले लूंगा, 25 अपॉन में 100 हो जाएगा। अब देखो लॉस जो होता है वो क्या होता है, सिंपल सी बात है, लॉस होता है अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो ऑब्वियसली लॉस होगा। तो लॉस जो होगा वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और नीचे वैसे ही रखता हूं। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो 25 ये हो जाएगा 1/4। अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को वहां पे लेता क्रॉस प्राइस को यहां पर, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, 4 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो क्या किया मैंने, यहां पर कॉस्ट प्राइस को लिया, यहां पर 4 को लिया, और सिंप्लीफाई करते हुए चलना। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 4 सेलिंग प्राइस माइनस, यहाँ पर 4 कॉस्ट प्राइस जाएगा, माइनस कॉस्ट प्राइस यहाँ पे चला जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 4 टाइम कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे लिखता है 5 टाइम कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 4 टाइम सेलिंग प्राइस। इधर तक क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आ जाए, क्या फाइंड करना, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 4/5 टाइम सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे मेरा कॉस्ट प्राइस यानी कि मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी, यानी 405 यहां पर पुट करता हूं तो यहां पर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, तो 81 आ गया। और 81 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 324 हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। लास्ट में आपको सिंपल सा स्टेटमेंट लिख देना है, ये आप लोग का सॉल्यूशन बन जाता है। अब बहुत सारे बुक्स में ना, बहुत सारी जगह पर ना एक अलग अलग फॉर्मूले दिए गए, सेलिंग प्राइस का अलग फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस का अलग फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज का अलग फॉर्मूला और प्रॉफिट परसेंटेज का अलग फॉर्मूला। मैं कहता हूं आप सिर्फ 2 ही फॉर्मूले लर्न करें, बाकी सब अपने आप बन जाते हैं। तो यहां पर मैंने आप लोग को क्या सिखाया, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज के इस्तेमाल से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, मल्टीपल फॉर्मूले लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से अपन निकाल सकते हैं। अच्छा अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों बाद, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। ₹1 लाख विल बिकम 1,33,100 रुपए एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब मुझे रेट दे दिया गया है 10% पर एनम। उसके बाद बात करूंगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मुझे दे दिया गया 1 लाख, और अमाउंट बन जाएगा उसका 1,33,100 रुपीज, और कुछ दिया हुआ नंबर ऑफ ईयर मुझे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, तो फॉर्मूला आपको पता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अमाउंट क्या होता है
P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू n होता है। ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा, इंटरेस्ट के वजह से अमाउंट हमेशा बढ़ता है। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 1,33,100 रुपए। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है भाई 1 लाख, और 1 प्लस आर की वैल्यू 10 बाय 100 है रेज टू n। ये कैंसिल। अब 1 लाख को नीचे लेता हूं, 1,33,100 अपॉन में 1 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस 1 अपॉन में 10 रेज टू n। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, मतलब क्या बचा ऊपर 1331 बच गया और नीचे बच गया 1000 बच गया। तो यहां पर 1331 अपॉन में 1000 लिख लेता हूं, और यहां पर लिखता हूं 11 अपॉन में 10 रेज टू n। हमें फाइंड करना है n की वैल्यू, तो कैसे फाइंड आउट करना है, देखो बहुत इजी होता है। 1331 का मतलब होता है 11 का क्यूब, और 1000 मतलब होता है 10 का क्यूब, 11 अपॉन 10। दोनों पावर सेम है, पावर को एक बार लिख लो और दोनों साइड को कंपेयर करेंगे हम लोग। जब हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो हमें ये समझ में आएगा कि n की जो वैल्यू मिल रही है वो 3 मिल रही है। तो 3 साल बाद 1 लाख रुपए का कितना हो जाएगा, 1,33,100 रुपए बन जाएगा। ये था आप लोग का सिंपल सा क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसे जरा प्रैक्टिस कर लेना। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहां पे चलो, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिस्टर चेतन परचेज फर्नीचर फॉर हिज होम एट ₹5,12,000, 5,12,000 में उन्होंने खरीदा। अब आगे बढ़ेंगे, तो मतलब ये जो है ना, ये इसकी वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, क्या थी, इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू को हमेशा अपन V से लिखते हैं। इनिशियल वैल्यू है जो अपन ने खरीदी थी, वो कितनी है भाई, 5,12,000 रुपए। आगे चलते हैं। कंसिडरिंग द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, अब डिप्रिसिएशन ऑब्वियसली कोई भी चीज अपन खरीदते तो उसकी वैल्यू गिरती है, भले ही कार हो, भले ही फर्नीचर हो, लेकिन प्रॉपर्टीज की रेट हमेशा, प्रॉपर्टी हो गया, सोना हो गया, उसका रेट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर डिप्रिसिएशन हमेशा फर्नीचर का होगा ऑब्वियसली, और कितने रेट से हो रहा है, 12% के हिसाब से हो रहा है। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दे दिया 12.5%। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्नीचर आफ्टर 3 ईयर, हम लोग को उसकी 3 साल बाद की वैल्यू निकालनी है, मतलब बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 3 साल बाद नंबर ऑफ ईयर 3 दे दिया गया। आप लोगों को पता कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है, अमाउंट की वैल्यू बढ़ती है। डिप्रिसिएशन में वैल्यू कम होता है, इसलिए यहाँ पर रेट जो होगा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है ना प्रेजेंट वैल्यू का, वो बनता है V मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस R बाय 100 रेज टू n बनता है। फर्क इतना, यहाँ पर माइनस आता है और यहाँ पर देखोगे तो प्लस आता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। अब V की वैल्यू हमें दी गई 5,12,000 रुपए, 1 माइनस R की वैल्यू 12.5% अपॉन में 100, ठीक है, रेज टू n। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। अगर आप लोग को बताओ, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज्यादा इजी होता है। n की वैल्यू अपने को 3 दी गई है, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज्यादा इजी है, गौर करना। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 5,12,000 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो कैसे करना है। सिंपल सी बात बताओ तो आप लोग को 12.5 का टेबल आना चाहिए। 12.5 का डबल 25, और 25 को 4 से करोगे तो 100, यानी 12.5 के टेबल में 8 टाइम हमारा 100 आता है। तो यहां पर मुझे मिलेगा 1 माइनस 1 बाय 8, और यहां पर मिलेगा 3, 5,12,000 और क्रॉस मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 अपॉन में 8 का क्यूब, अगेन 5,12,000, 7 अपॉन 8 का क्यूब, 5,12,000 मल्टीप्लाई 7 का क्यूब होता है 343, और 8 का क्यूब होता है 512। अब कैंसिल करेंगे, 512 1 सा, और यहां पर करेंगे तो 1 और 1 2 3 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो तो आप लोग को प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। कितना मिल जाएगा, 343,123। तो इस तरीके से आप लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, आप लोगों ने यहाँ पर क्या दिए थे, इनिशियल वैल्यू दी गई थी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि आप लोग को फाइनल वैल्यू दे दी गई रहेगी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू दे दी गई रहेगी, आप लोग को इनिशियल वैल्यू निकालनी होगी। सिंपल है, इसको उठा के डिवीजन में लो, सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। सब सेम होंगे, बस सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा बदल जाएगा, मेथड सेम है, फॉर्मूला सेम है। तो डिफरेंशिएशन आप लोग को दिखाई देगा, तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, चलो इस पे चलते हैं। ये अपना पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। तो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन क्या है, दिलीप एंड प्रदीप इन्वेस्टेड अमाउंट इन द रेशियो 2:1। दिलीप एंड प्रदीप ने क्या किया, अमाउंट कुछ पर्टिकुलरली अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ 2:1 के रेशियो में। तो मैं अज्यूम करता हूं, लेट दिलीप ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, दिलीप को डी से डिनोट करता हूं, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कौन कौन है भाई, दिलीप है, दिलीप कैपिटल डी से डिनोट करता हूं, दिलीप
और कौन है देखो तो जरा, दिलीप है, प्रदीप है और दिलीप के साथ सुदीप भी है, तो दिलीप, प्रदीप एंड सुदीप बी, क्या लूंगा इन लोग को, देखो इजी रखना है, दिलीप को डी ले लो, प्रदीप को पी ले लो, सुदीप को एस ले लो, यहां पे डी पी एस रिस्पेक्टिवली। अब चलो किसका किसका रेशो दिया हुआ है, दिलीप और प्रदीप का दे दिया गया, तो दिलीप इस टू प्रदीप का जो रेशो है हमारे पास कितना है बच्चों, 2:1 है। और आगे बात करेंगे हमारे पास दिलीप और सुदीप का जो रेशो है वो क्या है, 3:2 है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, दोनों जगह पर ना किसी एक चीज को सेम करना है। अब यहां पर बात करोगे तो दिलीप और दिलीप दोनों साइड सेम है, तो रेशो कैसे सेम करना, बहुत ईजी है। देखो यहां पर ये 2 को अगर मैं कुछ ऐसा नंबर बना दूं तो ये नंबर दोनों भी सेम हो जाने चाहिए, मतलब यहाँ पे जो दिलीप की वैल्यू 3, यहाँ पे दिलीप की वैल्यू 2 है, दोनों को सेम कैसे करूंगा। और वैसे 2 और 3 के टेबल में कॉमन नंबर क्या आता है वो देखूंगा, और 2 और 3 के टेबल में कॉमन नंबर जो आता है वो होता है 6। तो मतलब इसे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो ये हो जाएगा 3, सॉरी इससे 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6:3 हो जाएगा। और इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो दिलीप इस टू सुदीप का जो रेशो आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6:4 हो जाएगा। तो मतलब हमें रेशो मिल गया। अब तीनों का रेशो साथ में मिला के लिख लो, देयरफॉर दिलीप इज टू प्रदीप इज टू सुदीप इक्वल टू व्हाट, 6:3:4, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मतलब हम लोग को तीनों का इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशो मिल गया। अब जितना अमाउंट आप लोग इन्वेस्ट करोगे उसी हिसाब से आप लोग को पार्टनरशिप में वैल्यू मिलता है, मतलब आप लोग को रिटर्न मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे इन लोगों को क्या हुआ, इफ ₹1,49,500 वॉज देयर प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट हमें दे दिया गया, तो प्रॉफिट कितना दिया गया है, ₹1,49,500। अब क्या बोला हुआ है, हाउ मच अमाउंट डिड सुदीप रिसीव, सुदीप को कितना पैसा मिलेगा भाई एट द एंड ऑफ दी, जो भी है उन लोग का प्रॉफिट जब बांटेंगे तब। सिंपल सी बात है, जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से इसको रेशो मिलेगा। अब वो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है 4 पार्ट, कितने में से, देखो टोटल पार्ट कितने हैं, 6 और 3 9, 9 और 3 14, मतलब 13 पार्ट में से वो 4 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट का भी 13 में से 4 पार्ट उसको मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अमाउंट रिसीव्ड बाय सुदीप विल बी इक्वल टू 4/13 ऑफ टोटल प्रॉफिट, यानी कि 1,49,500। अब कैंसिलेशन करना है, 13 के टेबल से कैंसिल करो, आंसर मिल जाएगा। 13 का टेबल सभी का, 13 1 जा 13, यहां पर कितना बच गया 1919, 13 1 जा 13, अगेन कितना मिल गया 6 5 65, 13 5 जा 65 और यहां पे मिलेगा 0, ठीक है। तो यहां पर 11500 मिल गया, 4 से मल्टीप्लाई कर तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 4 0 0 4 0 0 4 5 22, यहां पर 4 1 जा 4 4 2 6 और 4 1 जा 4, यानी 46,000 का उसका प्रॉफिट बन रहा है सुदीप का। अगर इसके जगह पे सुदीप की जगह पे बोल दिया होता कि प्रदीप का फाइंड आउट करो, तो प्रदीप को मिलता 6 पार्ट, कितने में से 13 पार्ट में से, बट यहाँ पर रिप्लेस करना होता है 4 को 6 से, बाकी सारे सब सेम होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और लास्ट में स्टेटमेंट लिख दिया करो। स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड बाय सुदीप विल बी 46,000, इस तरीके से। तो ये था आप लोग का एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसे भी देख लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर चित्रा फर्निशिंग परचेज टेप से मतलब कर्टेन के क्लोथ खरीदे हैं फॉर ₹28,12345, यानी कि यहां पर कॉमा डालता हूं, यहां पे कॉमा डाल 28 लाख रुपए में उन्होंने कर्टेन के क्लोथ्स खरीदे हैं। एंड सोल्ड किया है उनको, बेचा है, कितने बेचा है भाई, एक बार फिर से काउंट कर लो, यहां पर बेचा 44,80,000 रुपए में बेचा है, लगभग डबल बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच गया हुआ है, मतलब 80% के आसपास का प्रॉफिट बना है भाइयों। रेट ऑफ जीएसटी जो था वो था 5%। फाइंड करना है इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, उसके बाद आईटीसी निकालना है, यानी इनपुट, आईटीसी का फुल फॉर्म भैया इनपुट टैक्स क्रेडिट, हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना है, और उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना। तो ये सारी चीजें अपने को निकालनी है, बहुत सिंपल चीजें हैं, 4 चीजें अपने को देखनी है। इनपुट टैक्स जो निकलता है ना दोस्तों, जो आप लोगों ने अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर। आउटपुट टैक्स जो आप लोगों को यहां पर अमाउंट जो बेचने के बाद मिलता है वो होता है आउटपुट टैक्स, तो उस पर लगेगा इसके ऊपर। अब आप लोग को परसेंटेज ऑफ जीएसटी दे देंगे तो 5% के हिसाब से आप लोग का टैक्स लगने वाला, बात सिंपल हो गई। अब आप लोग को सारी चीजें एक एक करके निकालने, स्टेप वाइज जाएंगे, सारी चीजें मिलती भी चलेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स जो लगता है ना बच्चों, वो आप लोगों ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर लगेगा, ठीक है। अब अमाउंट क्या इन्वेस्ट किया हुआ है बच्चों, बहुत सिंपल, 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपए यहां पे लिख दो, 28 लाख, और उसके ऊपर कितने परसेंट का जीएसटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है बच्चों 5% का, तो इसका 5% आप लोग को पे करना पड़ेगा।
अब सिंप्लीफाई करोगे तो अगर 10% निकालूंगा तो होगा 10% निकालूंगा तो होगा 28,000, 5% निकालूंगा तो हो जाएगा 14,000। ठीक है, एक बार चेक कर लो यहाँ पर कैंसिलेशन करके, ये कैंसिल किया, जीरो जा जीरो जा जीरो जा, और एक सेकेंड फिर से देख लो, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1,40,000 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग निकाले कितना, अगर हम लोग कितना निकालेंगे 10% निकालेंगे इसका, मतलब अब 5% निकालना, अगर 10% निकालेंगे तो इतना होगा, और 5% निकालेंगे तो इसका एक हाफ हो जाएगा, मतलब कितना 1,40,000 रुपए का आप लोग को इनपुट टैक्स मिलने वाला। अब इनपुट टैक्स समझ में आ गया, बात करते हैं आउटपुट टैक्स की। आउटपुट टैक्स अब ये किस पे लगता है, ये लगता है आप लोग का, सिंपल सी बात, जो आप लोगों ने अब पैसा बेचकर निकाला हुआ है, तो ये आप लोग का आउटपुट टैक्स है। तो किस पे लगेगा, जो अमाउंट आपने बेचा है, जो अमाउंट में आप लोगों ने बेचा हुआ है, तो 4,80,000, इस पे भी 5% आप लोग को आउटपुट टैक्स लगना है, जो कि जीएसटी है, 5 में। सिंपल सी बात है, अगर 10% लूंगा तो देखो 10% कितना होगा, 448,000 होगा। अगर इसका हाफ कर दूंगा तो कितना होगा, 224, यहां पर कितना हो जाएगा 0,0, ठीक है, और एक और जीरो आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, इसको हटाते हैं यहां से, यहां पर लगाते हैं, तो 2,24,000 का आप लोग का आउटपुट टैक्स होगा। तो इनपुट टैक्स मिल गया, आउटपुट टैक्स मिल गया। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज यहां पर मैं बता दूं, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स के बाद जो एक चीज होती है ना, इनकम टैक्स, जो ये वाला पार्ट है आईटीसी, ये क्या होता है, ये होता है आप लोग का, सिंपल सी बात है, इनपुट टैक्स के बराबर होता है। तो आईटीसी जो होगा वो होगा इनपुट टैक्स के इक्वल, इनपुट टैक्स, क्योंकि इनपुट टैक्स जो क्रेडिट हो रहा है, ऑब्वियसली जो आप लोगों ने इनपुट टैक्स भरागा वही क्रेडिट होगा। तो ये आप लोग को अकाउंट्स में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया। तो इनपुट टैक्स जो होने वाला वो क्या होने वाला है बच्चों, 1,40,000 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट वही होगा जो इनपुट टैक्स है। ये समझ में आ गया, तो सारे अमाउंट मिलते हुए चल रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन आ गया। अब आप लोग को निकालना है जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, देखना, जीएसटी पेएबल। अब सीधी बात है, 2 बार टैक्स थोड़ी भरना है, इनपुट पे भी भरो आउटपुट पे भी भरो, ऐसा नहीं है। आप लोग क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसको, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप लोग को एक अमाउंट मिलता है, तो वो होगा आप लोग का जीएसटी पेएबल होगा। सिंपल सी बात है, तो आउटपुट टैक्स बड़ा अमाउंट है ना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आउटपुट टैक्स मेरा कितना है बच्चों, 2,24,000, माइनस करेंगे कितना, 1,40,000, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 0, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 0, 4 में 0 हो जाएगा तो बचेगा 4, और 22 में से अगर मैं 14 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बच जाएगा 8, यानी कि 84,000 आप लोग का क्या आएगा, जीएसटी पेएबल आएगा। अब आप लोग को पता है हम लोग को निकालना है कि जीएसटी नहीं निकाला, हम लोग को निकालना है सीजीएसटी ना एसजीएसटी। अब आपको ये भी पता होगा सीजीएसटी जो होता है वो बराबर इक्वल होता है एसजीएसटी के बराबर होता है, और दोनों भी क्या होते हैं, टोटल जीएसटी जो पे करना है वो दोनों में बराबर बराबर बढ़ता है, हाफ हाफ बढ़ता है। तो वो क्या आएगा, जीएसटी पेएबल डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सी बात है, अगर 5% जीएसटी लग रहा है तो 2.5% सी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और एस यानी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है 2.5%, मतलब जो भी होगा 84,000 उसको आधा आधा बांटना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 84,000 अपॉन में 2, और फाइनली हमें मिल जाएगा 42,000। तो ये था आप लोग का सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी, फाइनली हम लोग को ये भी मिल गया। तो ये था बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था कि चित्रा फर्निशिंग ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कर्टन क्लोथ क्या किया हुआ, परचेज किया हुआ, अमाउंट दे दिया गया था। अब उस पर लग रहा है 5% का जीएसटी, तो इसके ऊपर 5% का अपन जीएसटी लगा के इनपुट टैक्स निकालेंगे। अब उसी चीज को बेचा गया है 44,80,000 में, तो उस पर 5% लगा के हम लोग आउटपुट टैक्स निकालेंगे, इतना आ गया। अब निकालना क्या, आईटीसी यानी इनकम टैक्स क्रेडिट, तो वो क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू इनपुट टैक्स होता है, तो इनपुट टैक्स लिख के अपन ने 1,40,000 लिख दिया। हमें क्या निकालना है, जीएसटी निकालना है, सीजीएसटी ना जीएसटी, तो कितना जीएसटी पे करेंगे पहले वो निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो जीएसटी पेएबल निकाल लिया। अब जो भी जीएसटी अपन पे करते हैं वो बराबर बराबर बढ़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड सिंपल सी बात है स्टेट गवर्नमेंट को, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा 42,000 जो हमारा आएगा वो सीजीएसटी भी आएगा और एसजीएसटी भी आएगा। तो इस तरीके से आपने जितने क्वेश्चन इसमें
फाइंड आउट करने बोले थे सारे के सारे फाइंड आउट किए। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों आराम से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है, आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। आज हम लोगों ने देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 यानी मैथ्स 2 का कमर्शियल मैथमेटिक्स से। अगर इसमें कोई दिक्कत, इसके अलावा कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर करना। अच्छा यही क्वेश्चन आएंगे इसकी गारंटी तो मैं नहीं लेता कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर आपने इतने क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए तो मैं फिर से बता रहा हूं आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें, 3-3 4-4 क्वेश्चन हर एक इसमें से कर लो, ताकि ये चैप्टर भी अच्छा आप लोग का अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन कुछ और नए चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।